उन्हें कुछ ऐसा मिला जो देखकर इनके होश ही उड़ गए थे। ये अमेरिका, फ्रेंच और नेटो के लिए सबसे बड़ा खजाना था। माउंट होप 3 का शुरुआत की जाती है। जून 1988 को यूएस एयरफोर्स के 2 C-5 गैलेक्सी सीधा यूएस से उड़ के चैड की कैपिटल अंजामीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। प्लान के दौरान कई सारी दिक्कतें ऐसी थी जिसकी वजह से एक गलती होने पे पूरा ही प्लान खराब हो सकता था, जो कि प्लान के अनुसार एक ही बार था। ऐसे तो पहली बार फ्रेंच बेस की मदद ली गई, वहीं पे दूसरी बार के लिए यूएसए ने चैड गवर्नमेंट की मदद मांगी और लौटते वक्त जिस बात का डर था आखिर वही देखने को मिलता है। कुछ किलोमीटर चलते ही यूएस के चिनूक को भारी मात्रा पे सैंडस्टॉर्म देखने को मिलता है। दोस्तों, आपने एक कहावत के बारे में तो सुना ही होगा, जब 2 लोगों की लड़ाई होती है तो हमेशा फायदा किसी तीसरे को ही मिलता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब साल 1987 में चैड और लीबिया के बीच में लड़ाई हुई थी। वैसे तो ये फेमस लीबियन और चैड वॉर को ग्रेट टोयोटा वॉर के नाम से जाना जाता है, मगर इस वॉर का नाम जितना ही फेमस है उससे ज्यादा फेमस इस वॉर से रिलेटेड एक किस्सा है जिसको सुनकर शायद से आपको यकीन भी ना हो। दरअसल बात 1987 की है, जब चैड और लीबिया के बीच में कुछ डिफरेंसेस के चलते एक लड़ाई शुरू हो गई थी, जो कि 8 महीने और 3 हफ्ते तक चली थी। यहाँ पे आपको बता दें कि इस वॉर के बारे में हमने डिटेल से इस शॉर्ट वीडियो के अंदर बताया है, जिसमें हमने इस वॉर के बारे में भी बताया है और ये भी बताया है कि क्यों इस वॉर को ग्रेट टोयोटा वॉर कहा जाता है। हमने इस शॉर्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। अगर बात करें अब इस वॉर के बारे में, तो इस वॉर में चैड को यूएस और फ्रांस के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था, वहीं पे लीबिया को सोवियत यूनियन के द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा था। काफी समय के बाद इस वॉर में यूएस और फ्रांस की हेल्प से चैड फोर्सेस ने लीबियन फोर्सेस का भारी नुकसान किया था। लीबियन फोर्सेस जो एक वक्त तक चैड की आधी टेरिटरी को कब्जा चुकी थी, अब वो यूएस और फ्रांस के सपोर्ट की वजह से काफी भारी मात्रा में लीबियन फोर्सेस का नुकसान कर चुकी थी। लीबिया के फोर्सेस के तकरीबन 7,500 सोल्जर्स मारे गए थे और तो और लीबियन फोर्सेस के $1 बिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट या तो नष्ट हो गए थे या तो चैड की फोर्सेस के द्वारा कब्जा लिए गए थे। ऐसे ही जब चैड फोर्सेस ने फ्रेंच और यूएस एयरफोर्स की हेल्प से लीबिया के कब्जाए ऑडीडुम एयरबेस पर अपना कब्जा स्थापित किया था, तब वहीं पर उन्हें कुछ ऐसा मिला जो देखकर इनके होश ही उड़ गए थे। ये अमेरिका, फ्रेंच और नेटो के लिए सबसे बड़ा खजाना था। ये खजाना और कुछ नहीं बल्कि 20 की तादाद में खड़े Mi-24 हैवी ड्यूटी अटैक हेलीकॉप्टर थे जो खड़े हुए थे। जब चैड फोर्सेस ने ऑडीडुम बेस के ऊपर हमला किया तो लीबियन फोर्सेस इस बेस को वैसे का वैसा ही छोड़ के चली गई। यहाँ पे आपको हम बता दें कि इस हेलीकॉप्टर को नेटो कंट्रीज द्वारा काफी समय से हथियाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि Mi-24 अपने वक्त का सबसे घातक और सक्षम हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर को पहली बार 1972 में सोवियत यूनियन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इस हेलीकॉप्टर की खास बात यह है कि इसमें यूज होने वाले हैवी आर्मर जो कि बुलेट रेजिस्टेंट बनाते हैं इस हेलीकॉप्टर को। ये आर्मर इस हेलीकॉप्टर को 12.7 कैलिबर तक की बुलेट से प्रोटेक्ट कर सकता है। और इतने भारी आर्मर का यूज होने के बाद भी Mi-24 ने 13 अगस्त 1975 को 332.65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करके एक ऑफिशियल स्पीड रिकॉर्ड को सेट भी किया था। इतना ही नहीं बल्कि Mi-24 हाइंड कई प्रकार के रोल्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे क्लोज एयर सपोर्ट रोल्स के लिए, एंटी टैंक सपोर्ट रोल्स के लिए और एरियल कॉम्बैट रोल्स के लिए भी। और इस हेलीकॉप्टर की खास बात जो थी वो ये थी कि ये हेलीकॉप्टर ट्रूप कैरिंग रोल्स को भी परफॉर्म कर सकता है, जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर 2-in-1 कैपेबिलिटीज के साथ आता था। ये अटैक हेलीकॉप्टर के साथ साथ एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के जैसे भी यूज किया जा सकता था। और इसी कारण से यूएस के अपाची हेलीकॉप्टर से Mi-24 एक ज्यादा कैपेबल, फास्ट और पावरफुल हेलीकॉप्टर था। ऐसे बहुत सारे हेलीकॉप्टर सोवियत यूनियन द्वारा बनाए गए थे, जिसमें से बहुत सारे हेलीकॉप्टर को एक्सपोर्ट भी किया गया था। और इन्हीं हेलीकॉप्टर के एक्सपोर्ट वेरिएंट को Mi-25 नाम से डेजिग्नेट किया जाता था। और इन्हीं एक्सपोर्ट वेरिएंट के 20 हेलीकॉप्टर बिल्कुल एयर वर्दी कंडीशन में यूएस, फ्रांस और चैड फोर्सेस को मिल गए थे।
यहाँ पे आपका ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये कोल्ड वॉर का वक्त था, जब अक्सर वेस्टर्न कंट्रीज और सोवियत यूनियन के बीच में कई सारी रेस देखने को मिलती थी। ये रेस अक्सर रहती थी कि कौन ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकता है, फिर चाहे वो स्पेस रेस हो या नए हथियार बनाने की एक रेस हो। और इसीलिए हेलीकॉप्टर की खबर मिलते ही यूएस गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट ने चैड गवर्नमेंट से अपने अपने लेवल पे नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए थे, ताकि वो इन हेलीकॉप्टर्स को अपने लिए यूज कर सकें। यूएस द्वारा इन 20 में से एक हेलीकॉप्टर को खरीद लिया जाता है। यूएस ने इस हेलीकॉप्टर को खरीदने के बदले में चैड गवर्नमेंट से $2 बिलियन और FIM-92 स्ट्रिंगर्स मिसाइल एक्सचेंज की थी। डील को फाइनल होते ही यूएस द्वारा इन हेलीकॉप्टर को रिकवर करने के लिए ऑपरेशन माउंट होप 3 का शुरुआत की जाती है, और ये ऑपरेशन किसी भी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं होता है। 10 जून 1988 को यूएस एयरफोर्स के 2 C-5 गैलेक्सी सीधा यूएस से उड़ के चैड की कैपिटल अंजामीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। लैंड किए गए ग्रुप पे यूएस के 2 C-5 गैलेक्सी एयरक्राफ्ट, 2 MH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर और 60 से भी ज्यादा यूएस के हाईली ट्रेन कमांडोज होते हैं। इस प्लान में यूएसए के द्वारा एक MH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर का यूज किया जाना था, वहीं पे दूसरे हेलीकॉप्टर को एज अ बैकअप के लिए साथ लाया गया था। और दोनों C-5 गैलेक्सी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का काम था कि यूएस के चिनूक और USSR के बनाए Mi-25 हेलीकॉप्टर को साथ में कैरी करके वापस यूएसए पे लेके जाना। प्लान के अनुसार एक यूएस सोल्जर की टीम ऑलरेडी ही ऑडिडोम बेस पे पहले से ही मौजूद रहेगी। इस टीम का काम रहेगा ऑडिडोम की एयरफील्ड को सिक्योर करके वहां पे पहुंच रहे चिनूक हेलीकॉप्टर के लिए एक Mi-25 हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड को डिसअसेंबल करके लिफ्ट करने के लिए रेडी रखना। और फिर जैसे ही यूएस के चिनूक वहां पे आएंगे, वैसे ही ग्राउंड टीम का काम होगा चिनूक से Mi-25 को कनेक्ट करके एयरफील्ड को खाली करके निकल जाना। ये सुनने में आपको जितना ही आसान लगता है, ये प्लान असल में उतना ही मुश्किल है और काफी ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि पूरे ही प्लान के दौरान कई सारी दिक्कतें ऐसी थी जिसकी वजह से एक गलती होने पे पूरा ही प्लान खराब हो सकता था। जैसे इस प्लान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस पूरे ही प्लान का जो रूट था वो एक वॉर प्रोन एरिया पे फ्लाई करने का था, जो कि अपने आप में ही एक चैलेंज था। आपको यहाँ पे बता दें, यूएसएसआर को जब मालूम चला कि लीबियन फोर्सेस ने उनके दिए हुए हेलीकॉप्टर्स को ऐसे ही वीराने पे छोड़ दिया है, तब यूएसएसआर द्वारा लीबियन फोर्सेस पे कई बार प्रेशर डाला जा रहा था ताकि वो ऑडिडोम की एयरफील्ड को बम्बार्ड कर दे और वहां पर मौजूद सभी वेपन्स और इक्विपमेंट को नष्ट कर दें। इसलिए इस ऑपरेशन के लिए यूएस पायलट को जल्द से जल्द फ्लाई करके उस बेस तक पहुंचना था और वहां पर खड़े हेलीकॉप्टर को लेके जाना था। मगर इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यूएसए के पायलट को लीबियन साइड से गरज रही मिसाइलों से भी बचना था। दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी रिफ्यूलिंग की। अंजामीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑडिडोम एयरबेस तक का सफर 890 किलोमीटर का था, या आप यूं समझ लीजिए कि ये 550 मील दूर थे। इतनी दूर तक इन हेलीकॉप्टर को फ्लाई करके लेके जाने के लिए इन हेलीकॉप्टर को तकरीबन एक बार रिफ्यूल करने की जरूरत थी, जिसके लिए हालांकि यूएस एयरफोर्स ने फ्रेंच की फोर्सेस से मदद ली थी और इन हेलीकॉप्टर्स को फ्रेंच की फोर्सेस के मौजूद बेसों पर रिफ्यूल करने का प्लान बनाया गया था। तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी, वो थी सैंडस्टॉर्म की, क्योंकि चैड सहारा रेगिस्तान में सिचुएटेड एक कंट्री है। ऐसे में पायलट को नाइट में फ्लाइंग करने के वक्त अक्सर डस्ट स्टॉर्म के सामना करने के लिए भी तैयार रहना था। दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें, यदि सहारा का स्टॉर्म अपनी पूरी तीव्रता से आ जाए तो आप वहाँ पर एक कदम भी पैदल नहीं चल सकते हैं, और यहाँ पे फिर भी 2 बड़े हेलीकॉप्टर से फ्लाई करके एक और हेलीकॉप्टर को लेके आना था। तो अगर इस दौरान जरा सा भी डिसबैलेंस हो जाए तो ये हेलीकॉप्टर वहीं पे क्रैश हो सकते थे। हालांकि खतरे का अंदेशा होने के बावजूद भी 11 जून की शाम को ये दोनों ही चिनूक हेलीकॉप्टर रेडी किए जाते हैं। 11 जून की रात में ये दोनों ही चिनूक हेलीकॉप्टर अपनी अपनी उड़ान अंजामीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भरते हैं। नाइट फ्लाइंग और लीबिया से गरज रही मिसाइल से बचते बचते ये दोनों हेलीकॉप्टर जैसे तैसे ओडी दमन के एयरफील्ड पर लैंड करते हैं। ओडी दमन की एयरफील्ड पर पहुंचते ही यूएस कमांडो की एक टीम एयरफील्ड को सिक्योर करती है और एक Mi-25 हाइंड हेलीकॉप्टर को प्लान के अनुसार रेडी कंडीशन में रखी रहती है। जैसे ही ये चिनूक हेलीकॉप्टर ओडी दमन पे पहुंचते हैं, वैसे ही यूएस की ये टीम इन हेलीकॉप्टर के साथ Mi-25 हाइंड को अटैच करके कुछ ही देर में वहां से वापस फ्लाई कर जाते हैं।
वापस लौटते वक्त चिनूक्स का वजन इतना ज्यादा हो गया था कि इन्हें 2 बार रिफ्यूल करना पड़ा, जो कि प्लान के अनुसार एक ही बार था। ऐसे तो पहली बार फ्रेंच बेस की मदद ली गई, वहीं पे दूसरी बार के लिए यूएसए ने चैड गवर्नमेंट की मदद मांगी और चैड फोर्सेस के बेस में ही इन हेलीकॉप्टर को लैंड करवा के रिफ्यूल किया था। रिफ्यूलिंग तो जैसे तैसे हो गई थी, मगर लौटते वक्त जिस बात का डर था आखिर वही देखने को मिलता है। कुछ किलोमीटर चलते ही यूएस के चिनूक को भारी मात्रा पे सैंड स्टॉर्म देखने को मिलता है। ये एक हाई इंटेंसिटी का सैंड स्टॉर्म रहता है, जो कि इतना खतरनाक होता है कि दोनों ही चिनूक लगभग डिसबैलेंस हो ही चुके थे। हालांकि यूएस के पायलट को इन खतरों के बारे में पहले से ही अंदेशा था, इसलिए उन्होंने इसकी एडवांस ट्रेनिंग भी ली थी, जिसकी वजह से उन्होंने भारी टर्बुलेंस का सामना करते हुए भी दोनों चिनूक को अंजमीना एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक लैंड करवा दिया था। लैंड होते ही जैसे ही ये हेलीकॉप्टर पहुंचते हैं, इन्हें डिसअसेंबल करके C5 गैलेक्सी पर लोड किया जाता है और यूएस की टीम वापस तुरंत ही यूएस के लिए निकल जाती है। इस पूरे ही यूएस के ऑपरेशन को फेमस हाइंड हाइस्ट के नाम से जाना जाता है। जब मी-25 हेलीकॉप्टर को वापस ले जाया गया था, तब इन हेलीकॉप्टर को यूएस के थ्रेट सिस्टम और मैनेजमेंट ऑफिस को दे दिया जाता है, जो कि इन हेलीकॉप्टर के ऊपर एक डिटेल रिसर्च और स्टडी को कंडक्ट करते हैं। आज अगर आपको ये हेलीकॉप्टर देखना हो तो ये अलाबामा स्टेट के बर्मिंघम सिटी के अंदर सदर्न म्यूजियम की फ्लाइट डिस्प्ले पर लगा हुआ है।